वेलकम टू सोर्ड ऑफ नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स टॉपिक। क्या होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाई पॉइंट्स को कवर करेंगे। आज हम थोड़ी सी चीज़ों की डिटेल के अंदर भी जाएंगे बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को समझ नहीं आता तो आज हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर भी जाएंगे ताकि चीज़ों को थोड़ा सा खोल के बयान करें। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा लेकिन आई गारंटी यू कि एट द एंड तमाम की तमाम चीज़ें सेंस बनाएंगी। तमाम की तमाम चीज़ें इकट्ठे करके जब आप देखेंगे एक सेट के अंदर तो तमाम की तमाम चीज़ें ईजी होंगी, आपको याद भी हो जाएंगी और बड़े ही इंटरेक्टिव वे के अंदर आप चीज़ों को सीखेंगे। आई होप सो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का लेक्चर। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हम लोग हार्ट अटैक भी बोलते हैं आम ज़ुबान में, आल्सो नोन एज हार्ट अटैक। क्या होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और क्या होता है हार्ट अटैक? पहली बात तो ये है कि हार्ट अटैक डिफरेंट चीज़ है और हार्ट फेलियर एक डिफरेंट चीज़ है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना। स्टूडेंट्स ने इन्हीं को ही मिक्स किया होता है। हार्ट फेलियर की मैंने वीडियोस सेपरेट बना रही हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। लेफ़्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर, कोर पल्मोनेले और ये तमाम की तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये वीडियोस पढ़ी हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करें उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, नॉट हार्ट फेलियर। तो हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है? इट्स अ मायोकार्डियल नेक्रोसिस काज्ड बाय इस्केमिया। इस्केमिया बोलते हैं किसी भी टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई सही तरीके से अगर ना जाए तो उसको हम इस्केमिया बोलते हैं। तो अगर तो हार्ट के मसल्स को, जिनको हम मायोकार्डियल बोलते हैं, उधर ब्लड सप्लाई सही तरीके से ना जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है? नेक्रोसिस हो जाती है, सेल्स की डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल नेक्रोसिस। तो इस्कीमिया की वजह से, ब्लड सप्लाई ना जाने की वजह से जब मसल्स की डेथ होती है तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं आप इसे। ये होता क्यों है? क्यों हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं जाती और क्यों नेक्रोसिस होती है? तो इसकी वजह होती है आथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होती है आथेरोस्क्लेरोसिस? ये एक प्रोसेस है जिसको हम अभी डिटेल के साथ देखेंगे। और मैंने आपको बताया कि ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं जाएगी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस सही तरीके से नहीं मिलेंगी सेल को, मायोकार्डियल के, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। जब सेल डेथ होती है तो इस प्रोसेस को हम नेक्रोसिस बोलते हैं। नेक्रोसिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो नेक्रोसिस हमें हार्ट के मसल्स के अंदर देखने को मिलती है ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसको बोलते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। की एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जब किसी टिश्यू के अंदर हो जाती है, वो टिश्यू ड्राई, हार्ड एंड वाइट कलर का हो जाता है। तो अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साथ और हम कुछ अरसे के बाद उसको देखते हैं, उसके टिश्यूज़ को या उसकी ग्रॉसली उसको एग्जामिन करते हैं, तो उसके हार्ट की जो एनाटॉमी होगी, ग्रॉस एनाटॉमी होगी, उसका टेक्सचर, उसके टिश्यू का टेक्सचर जो होगा वो हार्ड, ड्राई और वाइट कलर का हो जाएगा। ओके, ये बात। फर्स्ट सेल जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इंजरी के साइड के ऊपर अपीयर होते हैं उनको न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। ये भी एमसीक्यूज पूछा गया है। और व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एमआई? इज द आंसर इज अरिथमिया। अरिथमियाज़ हम बाद में तफसील के साथ देखेंगे। यहाँ पे आप ये जानें कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से डेथ नहीं होती बल्कि मायोकार्डियल इंड्यूस अरिथमियाज़ की वजह से डेथ होती है। मोस्टली एमआई में डेथ की वजह अरिथमियाज़ होते हैं, जो कि किस वजह से होते हैं अरिथमियाज़? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से। ओके, बाद में हम तफसील से एरिथमियाज़ को भी देखेंगे। टैकी एरिथमियाज़ क्या होते हैं, ब्रेडी एरिथमियाज़ क्या होते हैं, जिसके अंदर हार्ट रेट बढ़ जाती है, किसी के अंदर हार्ट रेट कम हो जाती है। ये तमाम की तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। केस कैसे प्रेजेंट हो सकता है? पेशेंट आपके साथ सडन चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। जब भी सडन चेस्ट पेन का केस हो, इसको हम बोलते हैं एंजाइना। अगर एंजाइना एट रेस्ट हो, पेशेंट बैठा हुआ है, उसको चेस्ट पेन होने लग गई, एंजाइना होने लग गया, तो हम सोच सकते हैं ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। ये पेन आर्म और जाह की तरफ भी जा सकती है, लेफ्ट आर्म और जाह की तरफ। इसके अलावा हमें नोज़िया, मतली जिसको बोलते हैं, और डायफोरोसिस जिसे हम पसीने आना बोलते हैं, तो पसीने भी आ सकते हैं, मतली भी हो सकती है, नोज़िया, और आर्म और जाह के अंदर पेन भी हो सकती है। लेकिन मेन सिम्टम जो क्लिक करना है आपने एग्जाम के अंदर वो एंजाइना एट रेस्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को कार्डिक मार्कर्स चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये लेबोरेटरिकल टेस्ट होते हैं जिनको हम करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ सर्टेन केमिकल्स जो हैं, कुछ सर्टेन कंपाउंड जो हैं वो बड़े होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर, उनकी भी हम बात करेंगे। और फाइनली हमारे पास ईसीजी चेंजेस देखने को मिलती हैं जो बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे इस टॉपिक के हवाले से, जिनको हमने स्टडी करना है। और पूरा का पूरा टॉपिक हमने इसी के लिए मुरतब किया ताकि आपको ईसीजी की भी समझ आए आज। तो मेन चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं इसके अंदर, वो हमने एक याद रखनी है। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, नेक्रोसिस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर टिश्यू का जो टेक्सचर होता है वो मेंटेन रहता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे नेक्रोसिस हुई तो टिश्यू वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन उसकी फंक्शनिंग खत्म हो जाएगी, वो ड्राई और हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा।
कुछ अरसे के बाद वो वाइटिश कलर का हो जाएगा। पहले सेल, अब ये इंजरी है तो इंजरी की साइड के ऊपर कुछ सेल्स आते हैं, तो पहले सेल जो अपीयर होंगे वो न्यूट्रोफिल्स होंगे। डेथ की काज अरिथमिया होगी। पेशेंट एंजाइना के साथ प्रेजेंट करेगा, जो कि रेस्ट के ऊपर भी हो रहा है, बैठा हुआ पेशेंट। कुछ एंजाइनाज एक्सरसाइज के दौरान होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरलिस। ओके, वो एक कंडीशन अलग है। ये कंडीशन हमें बैठे बैठे ही पेन हो रहा होगा पेशेंट को मोर देन 20 मिनट्स। ओके, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हम सस्पेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। बाद में हम क्या देख सकते हैं, कार्डियक मार्कर्स देख सकते हैं और ईसीजी चेंजेस देख सकते हैं, जो कि हमें कंफर्म करेंगे कि एमआई है कि नहीं है। तो लेक्चर को मैंने कुछ टुकड़ों के अंदर तकसीम किया है। पहले मैं आपको एथेरोस्क्लेरोसिस बताऊंगा जिसकी वजह से नर्विंग हो रही है, फिर हम ब्लड सप्लाई की बात करेंगे, उसके बाद हम ईसीजी चेंजेस की बात करेंगे और लास्ट पे हम लोग कार्डियक मार्कर्स की बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कैसे एमसीक्यूज पूछा जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात की है कि एमआई की वजह जो होती है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको बताया एक पूरा प्रोसेस है जिसकी हम बात करेंगे, तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एथेरोस्क्लेरोसिस एक पूरा प्रोसेस है जिसकी वजह से एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो प्लेक बनता है। ओके, प्लेक क्या होता है, प्लेक की वजह से हमारे पास नर्विंग हो जाती है वेसल की। यहाँ पे देखें नॉर्मल आर्टरी है और यहाँ पे प्लेक बना हुआ है, ये देखें वो बाहर से आया हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्लेक। यहाँ पे भी प्लेक बना हुआ है, तो इसकी वजह से आप देखें रेड ब्लड सेल्स आगे को नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी और टिश्यू की डेथ हो जाएगी। ओके, आर्टरी विद प्लेक बिल्डअप। तो ये प्लेक के बिल्डअप के प्रोसेस को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्या क्या स्टेप होते हैं इसके अंदर हम लोग आज इनको देखते हैं और ये कैसे प्लेक डेवलप होते हैं उस चीज़ को हम देखते हैं। तो गाइस आर्टरीज़ के अंदर आपको पता है ब्लड मूव कर रहा होता है और ब्लड के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जो उसके अंदर फैट भी होता है, उसके अंदर कैल्शियम भी होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तमाम की तमाम चीज़ें नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरह आर्टरीज़ की डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिनको हम इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया बोलते हैं। इनर मोस्ट जो होती है उसको हम इंटीमा बोलते हैं, उससे बाहर जो होती है उसको मीडिया और उससे बाहर जो होती है उसको एडवेंटिशिया बोलते हैं। 3 लेयर्स होती हैं। इंटीमा को अगर हम देखें तो इंटीमा के अंदर हमारे पास एंडोथेलियम होती है जो कि बिल्कुल इनर मोस्ट होगी। यहाँ पे अगर आप देखिए इस इमेज के अंदर तो यहाँ पे जो आपको बिल्कुल साथ अटैच नज़र आएगी वो एंडोथेलियम होगी। एंडोथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू इज इक्वल टू इंटीमा। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू को अगर माइनस कर दें तो बेसिकली इंटीमा एंडोथेलियम ही होती है। तो एंडोथेलियम बोल लें या इंटीमा बोल लें एक ही बात है। तो जब भी हमारे पास एंडोथेलियम का डैमेज होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे एंडोथेलियम सेल्स के डैमेज हुआ तो यहाँ पे एक सुराख बन जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे एक सुराख बना, सुराख की वजह से अब ये ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं जैसा कि फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, वो यहाँ से लीक हो के यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा। ओके, सब्सटेंस लीकेज होने लग जाएगी। आप देखें इंटीमा और मीडिया के दरमियान पे, इंटीमा और मीडिया के दरमियान यहाँ पे सब्सटेंस की एक्यूमुलेशन होने लगी है, फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम की। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगी। ऑक्सीडाइजेशन के बाद क्या होगा कि इस यहाँ पे इंजरी की वजह से यहाँ के सेल्स जो हैं वो मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। मैक्रोफेजेस जब तक ब्लड के अंदर होते हैं उनको हम लोग मोनोसाइट बोलते हैं। तो मोनोसाइट आएंगे और वो भी इस स्पेस से गुजर के इस स्पेस के अंदर आ जाएंगे। जब वो स्पेस के अंदर आएंगे तो इनको हम लोग मैक्रोफेजेस बोलते हैं क्योंकि वो टिश्यू के अंदर आ गए हैं। मैक्रोफेजेस अब क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस इन फैट को और कोलेस्ट्रॉल को इंगल्फ करना स्टार्ट कर देंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे फॉर्म सेल्स के अंदर। जब ये फॉर्म सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत सारे फॉर्म सेल्स बन जाएंगे, तो एक खास किस्म का पैटर्न हमें वेस्ट सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा जिसको हम फैटी स्ट्रीक बोलते हैं। फैटी स्ट्रीक कुछ भी नहीं है, बहुत सारे मैक्रोफेजेस हैं जिन्होंने इंगल्फ किया हुआ है डिफरेंट सब्सटेंसेस को, जैसा कि फैट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को, जिनको हम लोग फॉर्म सेल्स बोलते हैं। बहुत सारे फॉर्म सेल्स जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो फैटी स्ट्रीक बनाते हैं। अब क्या होता है कि मीडिया से सेल्स जो होंगे, मीडिया किसको बोलते हैं, मीडिया एक मसल्स की लेयर होती है, स्मूथ मसल्स की लेयर होती है। तो यहाँ से स्मूथ मसल निकल निकल के इस जगह पे आना स्टार्ट हो जाएंगे कि यहाँ पे मेला लगा होता है, चलो यहाँ पे चलें। तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स की माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्मूथ मसल्स माइग्रेट और यहाँ पे आके उनकी प्लोरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। साथ में हमारे पास कोलेजन डिपोजिशन और कनेक्टिव टिश्यू की प्रोडक्शन भी हो जाएगी। तो जो हमारे पास फैटी स्ट्रीक बनी हुई है उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाएगी। जब वो लेयर बनेगी उस लेयर को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस कैप। ये फाइब्रस कैप क्या करती है, फैटी स्ट्रीक के ऊपर बिल्कुल एक जैसे परत सी होती है वैसे बन जाती है, जिसको हम लोग प्लैक बोलते हैं। अब प्लैक तैयार है, फाइब्रस कैप ने इस प्लैक को क्या किया हुआ है, स्टेबलाइज किया हुआ है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको जो येलो येलो सी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये कुछ भी नहीं है, ये फैटी स्ट्रीक्स हैं। फैटी स्ट्रीक के ऊपर ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है ये क्या है, ये फाइब्रस कैप है और फाइब्रस कैप के बाहर ये हमारे पास एंडोथेलियम की लेयर है और ये स्टेबलाइज्ड है, लेकिन इसने क्या किया हुआ है, नैरोइंग की हुई है। अब मसला ये होता है कि अगर तो हमारे पास इंजरी जैसे पहले हुई थी, वो इंजरी किस वजह से हुई, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, जिसकी वजह से हमारे पास इंजरी हुई थी। अब भी उसी वजह से कोई ना कोई इस तरह की एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे पास काम करते हैं और दोबारा से इंजरी होती है। और जब यहाँ ब्लैक की जैसे ही इंजरी होगी तो यहाँ पे ये सब्सटेंसेस बाहर आएंगे और जब ये सब्सटेंसेस बाहर आएंगे तो ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी। जब थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी तो ऑलरेडी
इस वेसल की नर्विंग हुई है और जब यहाँ पे थ्रोम्बस भी बन जाएगा तो बिल्कुल ही ये ब्लॉक हो जाएगी, आगे को ब्लड जाएगा ही नहीं, इस्कीमिया हो जाएगा और टिश्यू की डेथ हो जाएगी। ओके, आर्टरी की ऑलरेडी नर्विंग हुई है ड्यू टू प्लेक, और जब ये प्लेक रप्चर करेगा ड्यू टू इंजरी, साथ में थ्रोम्बोसिस होगी, थ्रोम्बोसिस की वजह से हमारे पास बिल्कुल ही ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, इसको हम बोलते हैं इस्कीमिया हो गया ड्यू टू अथेरोस्क्लेरोसिस। आई होप ये तमाम का तमाम प्रोसेस आपको समझ आया होगा, बिल्कुल ईजी है। तो इसको हम लोग थोड़े से इमेजेस के साथ भी देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद इस चीज़ की समझ आए। पहले आप देखें, लेयर्स हैं इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया, ये 3 लेयर्स हैं, और इंटीमा के ही सेल्स को मैंने आपको बताया था एंडोथेलियम बोलते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर क्या हुआ, एंडोथेलियम डिसफंक्शन हुआ, इंक्रीज परमेबिलिटी हुई। जैसे ही इंक्रीज परमेबिलिटी हुई तो सब्सटेंसेस अब इस लेयर के अंदर आप देखें यहाँ पे मूव करना स्टार्ट हो गए हैं, और इसी के साथ मोनोसाइट्स भी यहाँ पे ये देखिए मूव कर रहे हैं इधर, तो मोनोसाइट की माइग्रेशन भी स्टार्ट हो गई है। अब जब मोनोसाइट यहाँ पे आ जाएंगे, वो इंगल्फ कर लेंगे, तो क्या बन जाएंगे, फॉर्म सेल्स। यहाँ पे देखिए इन्होंने इंगल्फ किया हुआ है, तो ये फॉर्म सेल्स बन चुके हैं। और इसी के साथ क्या हो रहा है, नीचे वाली मीडिया से आप लोग देखें सेल्स निकल निकल के मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, वहाँ वो भी माइग्रेट करना स्टार्ट हो गए हैं। जब उनकी माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस और स्मूथ मसल सेल्स जो हैं वो दोनों के दोनों लिपिड्स और जो जो सब्सटेंसेस यहाँ पे थी उनको खाना स्टार्ट कर देंगे, और हमें फैटी स्ट्रीक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ फैटी स्ट्रीक नज़र आ रही होगी आपको येलो कलर की। उसके बाद क्या होता है, ये स्मूथ सेल्स की प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है और ये पूरी एक लेयर बना देते हैं इस मैक्रोफेजेस के ऊपर, और ज़्यादा हमारे पास लिपिड और कोलेस्ट्रॉल की यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, और ये पूरी एक एटम बॉम्ब की तरह की एक शक्ल बन जाती है जिसको हम एथेरोमा बोलते हैं, या हम लोग इसको प्लैग बोलते हैं। और जैसे ही इसका रप्चर होगा तो बूम, हमारे पास थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी और पूरी की पूरी क्लोटिंग हो जाएगी। क्लोटिंग की वजह से हमारे पास ऑलरेडी नैरोड वेसल की पूरी ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसको हम इस्कीमिया बोल रहे हैं, और ये प्रोसेस हार्ट की वेसल्स के अंदर होगा, तो हम लोग इसको एमआई बोल देते हैं। आई होप दिस मेक सेंस। चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, एथेरोस्क्लेरोसिस कहीं पे भी हो सकती है, मैंने आपको बताया। क्योंकि हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे हार्ट की आर्टरीज़ की। तो हार्ट की आर्टरीज़ को हम लोग कोरोनरी आर्टरीज़ बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, तो यहाँ पे ब्लॉकेज होती है जिसकी वजह से इस्कीमिया, और इस्कीमिया की वजह से डेथ ऑफ द टिश्यू होती है। तो कोरोनरी आर्टरीज़ को समझ लेते हैं। ये हार्ट है हमारे पास, ये एंटीरियर व्यू है हार्ट का, और ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है। बहुत सारी आर्टरीज़ हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना, मैं आपको स्टेप वाइज लेकर चलता हूँ, वैसे ही आपने याद रखनी है और वैसे ही आपको एग्जाम में हेल्प आउट करेंगे ये चीज़ें। तो गाइस, आपको पता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारे पास ब्लड जाता है अयोटा की तरफ। ये मेरे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है और यहाँ से ब्लड जा रहा है इस अयोटा के अंदर। अयोटा आगे से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड प्रोवाइड करती है, लेकिन बॉडी की तरफ जाने से पहले अयोटा की बेस के ऊपर हमारे पास हार्ट कहता है कि पहले मुझे तो ब्लड सप्लाई दे दो। तो यहाँ पे बेस के ऊपर 2 मेन आर्टरीज़ निकलेंगी। एक को हम लोग बोलते हैं आरसीए यानी कि राइट कोरोनरी आर्टरी, और एक को हम बोलते हैं एलसीए जिसको हम बोलते हैं लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। ओके, या लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। 2 आर्टरीज़ निकली, एक को हमने बोल दिया राइट कोरोनरी आर्टरी और एक को हमने बोल दिया लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। अब हम बात कर लेते हैं लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की। तो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी हमारे पास जब मूव करेगी आगे को, तो ये मूव कर जाएगी बैकवर्ड को पोस्टीरियर साइड पे, और एक इसकी शाख सीधी नीचे को आ जाएगी। जो सीधी नीचे को आएगी ना, उसको हम बोलते हैं एलएडी या लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बिल्कुल स्ट्रेटली एंटीरियर साइड पे नीचे को आ रही है, जो कि यहाँ पे आप देखें लेफ़्ट वेंट्रिकल को भी सप्लाई कर रही है, और यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान भी यहाँ पे सेप्टम होगा, इसको भी सप्लाई कर रही होगी। तो इस तमाम के तमाम एरिया को लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एलएडी ब्लड सप्लाई दे रही है। और जो हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी पीछे को मूव किया है उसको हम लोग बोल रहे हैं पोस्टीरियर साइड पे। यहाँ पे आप देखें ये तमाम की तमाम वेसल जो है इसको हम बोल रहे हैं लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पोस्टीरियर साइड पे, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंटीरियर साइड पे, और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रांच और निकलेगी जिसको हम OMA बोल रहे हैं, ऑप्टियूस मार्जिनल आर्टरी। ये इतनी इंपॉर्टेंट आर्टरी नहीं है, लेकिन आप याद रखें यहाँ पे ऑप्टियूस मार्जिनल आर्टरी भी मौजूद होती है। हमारे जो काम की आर्टरी है वो ये है एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो वो बैकवर्ड चली जाएगी, और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंटीरियर साइड पे होगी। ये दोनों शाखें किसकी हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अगर बैकवर्ड चली जाए तो वो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बन जाएगी, अगर वो एंटीरियर ही आ जाए तो एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बन जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की। राइट कोरोनरी आर्टरी भी ऐसी है। अगर तो राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे पास पीछे को चली जाए तो उसको हम बोलते हैं पीडीए या पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अगर वो आगे को मौजूद रहे, आगे को उसकी शाख रहे, तो उसको हम बोलते हैं अक्यूट मार्जिनल आर्टरी। ओके, AMA। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो PDA है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो आप देख रहे हैं पीछे को आई हुई है। ये शाख है किसकी, राइट कोरोनरी आर्टरी की। कुछ लोगों के अंदर ये जो वेसल है, ये जो आर्टरी है,
जिसको हम बोल रहे हैं पीडीए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की ही ब्रांच होती है, यहाँ से निकल आती है, यहाँ से नहीं निकलती। इन लोगों को हम बोलते हैं लेफ्ट डोमिनेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो लेफ्ट करोनरी आर्टरी से निकली हुई है। तो जब ये वेसल लेफ्ट करोनरी आर्टरी से निकलेगी तो हम इन लोगों को बोलेंगे लेफ्ट डोमिनेंट। और मोस्टली केसेस के अंदर, मैक्सिमम केसेस के अंदर ये हमारे पास राइट करोनरी आर्टरी से ही निकलती है, इसलिए हम लोग इसको राइट डोमिनेंट बोलते हैं। तो केस के अंदर अगर तो आपको लेफ्ट डोमिनेंट दे देगा तो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे एक्लोजन हुई है, यहाँ पे ब्लॉक हुआ है, यहाँ पे थ्रोम्बस बना है, वो कह देता है कि लेफ्ट डोमिनेंट पेशेंट है। तो कौन सी आर्टरी, मेन जो आर्टरी होगी वो हमारे पास ऑक्लूड हुई है, तो लेफ्ट करोनरी आर्टरी जो बन जाएगा, ना कि राइट करोनरी आर्टरी। लेकिन मैक्सिमम अगर तो आपको नहीं देता कुछ भी तो आंसर राइट करोनरी आर्टरी ही होगा, क्योंकि मोस्टली यही होती है। तो अब देखें दो आर्टरीज निकली थी, एक को हमने लेफ्ट करोनरी आर्टरी और एक को राइट करोनरी आर्टरी बोला। लेफ्ट करोनरी आर्टरी जब आगे को मूव करेगी तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जब वो पोस्टीरियरली पीछे को लेटरल साइड की तरफ मूव करेगी तो इसको हम बोल रहे हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये लेटरल पोस्टीरियर साइड है, तो ये तमाम के तमाम लेटरल एरिया को कौन सी आर्टरी प्रोवाइड कर रही है, ब्लड सप्लाई लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इसी तरह राइट करोनरी आर्टरी को देखें, राइट करोनरी आर्टरी जब पोस्टीरियर साइड पे जाएगी तो इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और जब ये एंटीरियर साइड पे आएगी तो इसको हम एएमए या मार्जिनल आर्टरी या एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, कोई भी नाम देख सकते हैं। ब्लड सप्लाई आपकी क्लियर हो गई। तो अब हमसे कुछ एरियाज़ के बारे में अगर पूछा जाए कौन सा एरिया कौन सी आर्टरी से सप्लाइड है, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एंटीरियर पोर्शन जो है वो कौन सी आर्टरी से सप्लाइड है, तो आप बता सकते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के साथ। पोस्टीरियर एरिया कौन सी आर्टरी के साथ सप्लाइड है, तो वो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो कि ब्रांच है राइट करोनरी आर्टरी की। और लेटरल साइड अगर आपसे पूछे तो लेटरल साइड हमारे पास सर्कमफ्लेक्स आर्टरी या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये असल में लेफ्ट लेटरल होता है, लेफ्ट लेटर ये पोर्शन जो होता है ये लेफ्ट रेटर होता है, लेकिन हम इसको लेटरली बोलते हैं। तो लेटरल का मतलब ये नहीं ले लेना, हमेशा हार्ट के अंदर, हमेशा हार्ट की फिजियोलॉजी के अंदर जब भी हम लेटरल की बात करेंगे तो उसका मतलब लेफ्ट लेटरल होगा, उसका मतलब ये वाला पोर्शन होगा। ओके, तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से हमारे पास ब्लड सप्लाई ले रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो गाइस हमें पता चल गया कि एमआई क्या होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लॉकेज होता है आर्टरी के अंदर, जिसकी वजह से इस्कीमिया होता है टिश्यू का और डेथ हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने करोनरी आर्टरीज भी क्लियर कर ली हैं। अब इन आर्टरीज के अंदर जहाँ जहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, प्लैक बनेगा, प्लैक का रप्चर होगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा एरिया अफेक्टेड है और कौन से एरिया की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, कौन से एरिया की अंदर एमआई हो सकता है। यहाँ तक अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि हम इन आर्टरीज़ को देखेंगे कैसे, हम इन आर्टरीज़ को एग्जामिन कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी आर्टरी के अंदर प्रॉब्लम है, कौन सी आर्टरी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए साइंटिस्ट ने हमें एक मशीन पकड़ा दी जिसको हम बोलते हैं ईसीजी मशीन, और कहा कि इस ईसीजी मशीन को यूज़ करते हुए आप लोग बता सकते हैं कौन सी आर्टरी के अंदर प्रॉब्लम है, और हम हार्ट को देख सकते हैं हार्ट के अंदर देखे बगैर, हार्ट को अंदर से एग्जामिन किए बगैर, बाहर से ही हम लोग हार्ट को एग्जामिन कर सकते हैं। चूँकि हार्ट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, हम इसको बाहर से नहीं देख सकते, इसलिए हमारे पास ये मशीन बनाई गई ताकि हम बाहर बैठे हुए भी हार्ट को देख सकें मुख्तलिफ एंगल्स के साथ। तो यहाँ पे आप देखें 4 हमारे पास ये क्लिप्स हैं जिनको हम लोगों ने अटैच करना है हमारे डिफरेंट लिम्स के साथ, और यहाँ पे हमारे पास 6 और क्लिप्स हैं जिनको हम लोगों ने चेस्ट के साथ अटैच करना है। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि हमें साइंटिस्ट ने बोला कि इनको अटैच कर लें, हम लोगों ने वैसे ही अटैच कर ली। यहाँ पे आप देखें लिम्स के साथ 4 हम लोगों ने क्लिप्स अटैच कर लिए, और चेस्ट के साथ भी हम लोगों ने 6 अटैच कर लिए। तो हमारे पास इस मशीन ने हमें कुछ इस तरह का पेपर निकाल के दे दिया। इस पेपर को आप देखें। जब ये पेपर हमारे पास आया तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है और डिफरेंट वेव्स बनी हुई हैं, डिफरेंट किस्म की वेव हैं। कितनी किस्म की वेव हैं? 12 किस्म की डिफरेंट वेव्स हमें देखने को मिली। एक को हम लोग बोल रहे हैं 1, 2, 3, इसी तरह AVR, AVL, AVF, इसी तरह V1, V2, V3, V4, V5 और V6। ये 12 किस्म की डिफरेंट वेव्स हैं। 12 किस्म की डिफरेंट वेव्स हमें देखने को मिली इस पेपर के ऊपर। हम बिल्कुल भी अभी समझ नहीं आ रही है क्या चीज़ है और क्या हो रहा है। हमें बस ये पता चला कि 12 किस्म की वेव हैं। हम लोगों ने ये जो इलेक्ट्रोड लगाए थे 4 हम लोगों ने लिम्स के ऊपर लगाए थे और 6 चेस्ट के ऊपर हम लोगों ने अटैच किए थे। उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, ये पेपर देखने को मिला जिसके ऊपर 12 डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 12 डिफरेंट पैटर्न को हम लोगों ने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। इन लीड्स को लीड 1, 2, 3, लीड AVR, AVL और AVF, और V1 से V6। बिल्कुल आसान है, 1, 2, 3 वैसे ही। आर का मतलब AV, आर का मतलब राइट साइड है, L का मतलब लेफ्ट साइड है, और AVF फुट। अभी मैं आपको बताता हूँ इन सब का क्या मकसद है। और V1 से V6 आप देखें ये 12 लीड्स हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स कितने लगाए थे? टोटल 10 इलेक्ट्रोड लगाए थे। 4 हम लोगों ने लिम्स के ऊपर, 6 चेस्ट के ऊपर। इसकी वजह से हमें 12 लीड्स देखने को मिली हैं इस पेपर के ऊपर। तो
प्रॉब्लम ये थी कि अब हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं, हम कैसे देखें इन चीज़ों को। तो हमारे पास साइंटिस्ट ने ये इमेज बना के हमें दे दी कि आप इधर से देखें और आपको समझ आएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो गाइज़, इस इमेज के अंदर हार्ट दिखाया गया और डिफरेंट हमारे पास लीड्स दिखाई गई हैं जो कि हार्ट को डिफरेंट एंगल से देख रही हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लीड 1 की। लीड 1 यहाँ पे अगर आप देखें तो ये किस साइड से दिखा रही है हमें, इस साइड से दिखा रही है, और ये साइड कौन सी थी, लेटरल साइड थी, लेफ्ट लेटरल एक्चुअल में। लेकिन मैंने आपको बताया कार्डियोलॉजी के अंदर हम लोग जब लेटरल की बात करते हैं तो वो लेफ्ट लेटरल ही होता है। हम लेटरल बोल दें तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि ये वाला लेटरल है हार्ट का लेटरल हमेशा लेफ्ट लेटरल ही होता है। तो लीड 1 हमारे पास लेटरल साइड दिखा रही है। इसी तरह एवीएल ऊपर से नीचे की तरफ लेटरल साइड दिखा रही है। 5 और 6 लीड भी आप देखें बिल्कुल लेटरल साइड पे गई हुई हैं। तो ये चारों के चारों लीड्स जो हैं ये हमें लेटरल साइड दिखा रही हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आएँ लीड 2 की तरफ, तो लीड 2 हमें इंफीरियर साइड दिखा रही है। इसी तरह लीड एवीएफ को देखें तो ये भी इंफीरियर साइड दिखा रही है, और लीड 3 को देखें ये भी हमें इंफीरियर साइड दिखा रही है। तो ये 3 लीड्स हमें इंफीरियर साइड से व्यू दिखा रही हैं। यहाँ से हम ऊपर को देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर को, यहाँ से ऊपर को। ओके, अब बात कर लेते हैं एवीआर की। तो एवीआर हमें राइट साइड से ये सारा का सारा पोर्शन दिखा रही है जिसके अंदर राइट वेंट्रिकल और राइट साइड राइट एट्रियम वगैरह आते हैं। और हम लोग अब चेस्ट लीड की बात करें तो V1 और V2 आप देखें यहाँ पे कौन सा एरिया है, ये तमाम का तमाम ये सेप्टम है। तो सेप्टम को दिखाने के लिए हमारे पास V1 और V2 है, और बाकी बच गया ये एंटीरियर पोर्शन, तो इसको दिखाने के लिए हमारे पास V3 और V4 है, और V5 और V6 मैंने आपको बताया हमें लेटरल व्यू दे रही हैं क्योंकि वो बिल्कुल साइड पर चले गई। ओके, तो इन तमाम के तमाम लीड्स को हमने देख लिया कि ये मुख्तलिफ एंगल्स से हमें हार्ट का व्यू करवा रही हैं, इसलिए हमने इनकी ग्रुपिंग कर ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको ग्रुप के अंदर लिख दिया है। तो लीड 1 अगर आप लोगों को याद हो, सबसे पहले हमारे पास लीड 1 है। तो लीड 1 हमें कौन सा एंगल दिखा रही थी, लेटरल एंगल दिखा रही थी, घबराना नहीं है। यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। तो लीड 1 ये रही है हमारे पास, ये कैसे दिखा रही है, लेटरल व्यू दिखा रही है। ओके, तो हमने इसको किस कैटेगरी के अंदर रख लिया, लेटरल की कैटेगरी के अंदर रख लिया। और कौन कौन सी लीड हमारे पास लेटरल साइड पे है, AVL। तो अगर आप यहाँ पे आएँ, AVL को देखें, ये है मेरे पास AVL। AVL भी हमें कौन सा व्यू दे रही है, लेटरल व्यू दे रही है। और कौन कौन सी लीड्स हमारे पास लेटरल व्यू दे रही हैं, यहाँ पे 5 और 6 को देखें, बिल्कुल लेटरल पे गई हुई हैं, इसलिए हम लोगों ने इनके नीचे भी लेटरल व्यू लिख लिया। यहाँ पे अगर आप देखें V5 और V6 ये भी लेटरल है। तो हम लोगों ने ग्रुपिंग कर ली, 1 लीड, लीड AVL, लीड 5 और लीड 6, ये तमाम की तमाम हमें लेटरल व्यू दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इन्फीरियर व्यू की। तो लीड 3 AVF और लीड 2 हमारे पास इन्फीरियर व्यू दे रही हैं। आप देख सकते हैं नीचे वाला हिस्सा दिखा रही हैं हार्ट का, इसलिए हमने इनको एक खास ग्रुप के अंदर रख लिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं इन्फीरियर ग्रुप। तो इन्फीरियर साइड पे अगर हार्ट को देखना हो तो लीड 2 को देख सकते हैं, लीड 3 को देख सकते हैं, इसी के साथ साथ हम AVF को देख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास अब बच कौन कौन सी लीड गई, लीड 3 और 4 जो कि मैंने आपको बताया हमारे पास क्या दिखा रही हैं, ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट को दिखा रही हैं। तो लीड 3 और 4 हमें क्या दिखा रही हैं, एंटीरियर साइड ऑफ द हार्ट। यहाँ पे देखिए एंटीरियर लिखा हुआ है, 3 के साथ भी और 4 के साथ भी ये एंटीरियर व्यू दे रही हैं। और लीड 1 और 2 हमें पता है सेप्टम को दिखा रही हैं। यहाँ पे अगर आप लोग दोबारा से उस इमेज के अंदर जाएँ तो आपको पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लीड 1 और लीड 2 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये दोनों लीड बिल्कुल यहाँ से सामने हमें ये वाला पोर्शन दिखा रही हैं। ये क्या है, सेप्टम है, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान मौजूद होते हैं। ओके, तो आई होप आपने ग्रुपिंग कर ली होगी। दोबारा से ग्रुपिंग को देख लेते हैं। लीड 1 AVL 5 और 6 ये लेटरल व्यू दिखा रही हैं, 1 2 और AVF इन्फीरियर व्यू दिखा रही हैं। क्यों दिखा रही हैं, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है। ओके, ऐसे ही आप याद रखें। 1 और 2 सेप्टम को दिखा रहे हैं और 3 और 5 हमें एंटीरियर व्यू दिखा रहे हैं, बिल्कुल ईजी पीजी। यहाँ पे इस इमेज को अगर आप लोगों ने जहन के अंदर याद रख लिया तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। लीड 3 इन्फीरियर व्यू, AVF इन्फीरियर व्यू, लीड 2 इन्फीरियर व्यू, 1 और 2 सेप्टम, 3 4 हमारे पास एंटीरियर व्यू यहाँ का सारा, 5 और 6 दोबारा से पीछे को लेटरल साइड पे चलेगी तो लेटरल व्यू दिखा रही है। 5 और 6 के साथ लीड 1 हमारे पास लेटरल व्यू दे रही है और AVL हमें लेटरल सुपीरियर लेटरल व्यू दे रही है। इसी के साथ रह जाती है AVR जो कि हमें कौन सा व्यू दे रही है, जो कि हमारे पास राइट साइड का व्यू दे रही है। ये है हमारे पास AVR, तो ये हमें राइट साइड का व्यू दे रही है। तो ये तमाम की तमाम लीड्स हमारे पास कवर हो गई। तो गैस दोबारा से हम लोग अपने उस पेपर की तरफ आते हैं जो कि हमने स्टार्ट में हमें मशीन ने निकाल के दिया था और हम घबराए हुए थे कि ये क्या क्या 12 लीड्स हैं और क्या क्या हमें बता रही हैं। तो अब कुछ ना कुछ सेंस मेक कर सकते हैं आप लोग। लीड 1 हमें कौन सा व्यू दे रही थी, लेटरल व्यू दे रही थी। AVL हमें कौन सा व्यू दे रही थी, लेटरल व्यू दे रही थी। V5 और V6 हमें कौन सा व्यू दे रही हैं, लेटरल व्यू दे रही हैं। इसी के साथ साथ लीड 2 3 और AVF हमें कौन सा इन्फीरियर व्यू दे रही हैं। लीड 1 और 2 हमें सेप्टम दिखा रही हैं, लीड 3 और 4 हमें एंटीरियर व्यू दे रही हैं। ओके, तो हम अब हार्ट को देख सकते हैं मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जगहों से हम लोग देख सकते हैं। अब हमें इतनी तो समझ आ गई कि ये इस चीज़ को दिखा रही हैं, लेकिन ये जो हमारे पास ग्राफ्स हैं, ये ऊपर नीचे को जो लाइंस गई हुई हैं, इनका क्या मकसद है, आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो
हार्ट हमारे पास किस चीज़ से मिलकर बना होता है? मायोकार्डियम के साथ, ठीक है। मायोकार्डियम क्या है? हार्ट के मसल्स हैं। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास एक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है। ये मेरे पास मसल है, तो हार्ट ने ब्लड पंप करना होता है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए और मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्शन पोटेंशियल आना चाहिए। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ये चेंज होते हैं आयंस के अंदर, जिसकी मैं बात बाद में करूँगा मसल फिजियोलॉजी के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसे एक्शन पोटेंशियल आता है, तो एक्शन पोटेंशियल लाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई थ्रेशोल्ड होना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड हमारे पास कोई स्टिमुलस भी हो सकता है, कोई करंट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, बाहर से हमें देनी पड़ती है जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड अचीव हो जाए। तो थ्रेशोल्ड अचीव कराने के लिए हमारे हार्ट के अंदर अल्लाह ताला ने एक वायरिंग की हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। हमारे पास एक सेल लगाया हुआ है अल्लाह ताला ने, जिसको हम बोलते हैं SA नोड। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे SA नोड बना हुआ है। ये क्या करेगा? ये इम्पल्स जनरेट करेगा, थोड़ा सा करंट प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल अचीव कराने के अंदर हेल्प करेगा, थ्रेशोल्ड अचीव कराने के अंदर हेल्प आउट करेगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड अचीव होगा, डीपोलराइजेशन होगी, उसके बाद मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। SA नोड, अगर तो हमारे पास ऐसे नोड करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको पूरे के पूरे हार्ट के अंदर जाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास पूरा सिस्टम है, पूरा जाल बिछा हुआ है इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। तो ऐसे नोड से इम्पल्स जाती है हमारे पास AV नोड की तरफ विद द हेल्प ऑफ इंटरनोडल पाथवे। आप देखें, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, और कुछ हमारे पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी चली जाती है। ऊपर हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम मौजूद है विद द हेल्प ऑफ बैकमैन्स बंडल। अब इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हुई, यहाँ पे ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की, यहाँ पे करंट आया। जैसे करंट आया, थ्रेशोल्ड अचीव हुआ, एक्शन पोटेंशियल हुआ, तो कंट्रैक्शन हो गई हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम की। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम की डिपोलराइजेशन होगी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो हमें ये वेव देखने को मिलती है ECG के अंदर, जिसको हम P वेव बोलते हैं। अब यहाँ पे एक डिले आएगा, जिसको AV नोडल डिले बोलते हैं। उसके बाद ये इम्पल्स नीचे को जाएगी विद द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ फेस, उसके बाद लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच, और उसके बाद परकंजे फाइबर। ये कौन सा एरिया? ये वेंट्रिकल्स का एरिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जब इम्पल्स यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे डिपोलराइजेशन होगी, यहाँ पे हमारे पास थ्रेशोल्ड अचीव होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा, उसके बाद डिपोलराइजेशन और फाइनली कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी वेंट्रिकल्स की। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगी, इसको दिखाया गया है इन वेव्स के साथ। ये 3 डिफरेंट वेव्स हैं। एक को हम बोलते हैं Q वेव, जो कि नीचे को आ रही है, एक R वेव जो ऊपर को जा रही है, और X वेव, और एक S वेव जो कि नीचे को आ रही है अगेन। QRS कम्प्लेक्स भी इसको हम बोलते हैं। QRS कम्प्लेक्स क्या होती है? ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिखा रही होती है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद होगी, एक्चुअल में डिपोलराइजेशन को दिखा रही होती है, अगर आप एग्जैक्ट कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो हमारे पास P वेव क्या कर रही है? एट्रिया की डिपोलराइजेशन को हमारे पास शो करवा रही है। इसी तरह QRS कम्प्लेक्स क्या करवा रहा है? हमारे पास वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन को एग्जामिन कर रहा है। और उसके बाद जब रिलैक्सेशन होती है, तो रिलैक्सेशन के दौरान हमारे पास क्या बनती है? T वेव बनती है। बाय द वे, वेंट्रिकल की जो हमारे पास रिलैक्सेशन होगी, वो QRS कम्प्लेक्स के अंदर ही कहीं दब जाएगी, वो हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो बड़ी माइनर सी होती है। तो वेंट्रिकल क्योंकि बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसलिए इनकी जब रिलैक्सेशन होगी, तब भी एक वेव बनेगी, जिसको हम T वेव बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान QRS कम्प्लेक्स, रिलैक्सेशन के दौरान T वेव। अगर आप असल कंसेप्ट लेना चाहते हैं, तो डीपोलराइजेशन के दौरान QRS कम्प्लेक्स और रीपोलराइजेशन के दौरान T वेव बनती है। ओके, मैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इमेजिन कर सकें, ईजी है बच्चों के लिए पिक करना। ओके, तो अब मसला ये है कि डिफरेंट कंडक्टिविटीज़ हैं। कुछ करंट इधर को जा रहा है, कुछ करंट बैकमैन बंडल से इधर को जा रहा है, कुछ करंट नीचे को आ रहा है, कुछ परकंजे फाइबर से इधर को जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि ये करंट असल में जा किधर को रहा है, इस करंट की डायरेक्शन है क्या। इन तमाम के तमाम आप देखें वेक्टर्स को, जो कुछ कोई वेक्टर इधर को जा रहा है, कोई वेक्टर इधर को जा रहा है, तो हम लोगों ने सम अप कर लिया एक वेक्टर के अंदर, एक बड़े वेक्टर के अंदर। तो इन तमाम के तमाम डिफरेंट वेक्टर्स को हम लोगों ने जब सम अप किया, तो हमारे पास एक बड़ा वेक्टर बना, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, जो वेक्टर इधर को जा रहा है उसको भी ऐड कर लिया, जो वेक्टर नीचे को आ रहा है उसको भी ऐड कर लिया। तो हमें ये देखने को मिला कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऊपर से इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। बेसिकली हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस पैटर्न के ऊपर फ्लो कर रही है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने ECG की मदद से चेक करना होता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अगर तो कंडक्टिविटी सही हो रही है, इसी तरफ आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि डीपोलराइजेशन सही तरीके से हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से हो रही है। अगर तो हमारे पास ये वेक्टर सही तरीके से नहीं डेवलप हो रहा, तो हमें ये PQRS कम्प्लेक्सेस जो हैं, ये डिफरेंट देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी को हम पता कर सकते हैं, एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अभी मैं आपको बताता हूँ कि लीड्स जब हम देखते हैं, तो लीड्स के अंदर ये जो QRS कम्प्लेक्स है, इसका साइज़ डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट डिफरेंट होता है? अगर तो लीड हम जो लगाई हुई है लीड, अगर उसकी डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो QRS कम्प्लेक्स बड़ा अच्छा बनेगा, बड़ा सारा बनेगा। अगर तो उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के ऑपोजिट है, तो QRS कम्प्लेक्स उतना ही छोटा और कम बनेगा। आइए देखते हैं इस चीज़ को, इस वेक्टर को हम लोग अपने इस इमेज के अंदर अप्लाई करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे आप देखें, मैंने वो वेक्टर यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे अब हमने देखना है कि कौन कौन सी लीड इस वेक्टर के बिल्कुल अलाइनमेंट के अंदर है, और कौन कौन सी लीड इस वेक्टर के
हमारे पास दूर-दूर है, और जो मैंने आपको बताया लीड इस वेक्टर की अलाइनमेंट के अंदर होगी, उसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अच्छा बनेगा, और जो इससे दूर होगी उसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं बनेगा। जो लीड इसके बिल्कुल ही अलाइनमेंट के अंदर है उसको हम बोलते हैं लीड 2। लीड 2 को अगर हम लोग देखें जाके इस इमेज के अंदर, तो लीड 2 के अंदर अगर आप लोग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखें तो ये देखें कितना खूबसूरत क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है। तो ये है लीड 2, हमारे पास बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ है उस वेक्टर के, जो कि कंडक्टिविटी को शो कर रहा है, सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट को शो कर रहा है। अब हम दूसरी एक्सट्रीम की बात कर लेते हैं। दूसरी एक्सट्रीम है एवीआर, जो बिल्कुल ऑपोजिट है इसके, इस फैक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट जो चीज़ है वो एवीआर है। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने ईसीजी के अंदर एवीआर की वेव कैसी बन रही है। तो मैंने आपको असूल बताया, अगर तो अलाइनमेंट में होगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अच्छा, अगर नहीं होगा तो उतना ही छोटा। यहाँ पे देखें एवीआर को, तो ये है रही हमारे पास एवीआर, और इसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखें बिल्कुल ही ऑपोजिट बना हुआ है। यहाँ पे देखें टू वेव का हमारे पास ऊपर को कंडक्टिविटी गई हुई है, और उसकी देखें बिल्कुल नेगेटिविटी के अंदर गई हुई है, बिल्कुल छोटी सी बनी हुई है, और नीचे को पूल आया हुआ है, ऑपोजिट बनी हुई। तो ये क्यों बनी हुई है? क्योंकि ये ऑपोजिट है। ओके, ये दोनों एक्सट्रीम्स अगर आपको पता चल गई हैं तो आप दूसरी किसी भी लीड को उठा लें और आप देख सकते हैं कि ये इस हिसाब से कैसी है। मैं तमाम की तमाम को कवर करना चाहूँगा ताकि आपको आसानी हो। लीड 1 की बात करें तो लीड 1 हमारे पास लेटरल व्यू दे रही है, तो कुछ ना कुछ इसके साथ अलाइनमेंट के अंदर है। तो लीड 1 को अगर आप लोग इस इमेज के अंदर देखें अपनी ईसीजी की, तो आप देखें थोड़ी-सी ऊपर और थोड़ी-सी नीचे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मतलब कि इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अलाइनमेंट के अंदर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कैसी हमारे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनी है। अब अगली वेव 1 की बात कर ली, 2 की बात कर ली, 3 वेव की बात कर लेते हैं। मैं अब थोड़ा-सा उसके अंदर चलूँगा, नंबरिंग के साथ चलूँगा। लीड 3 की बात कर लेते हैं। लीड 3 आप देखें ये भी इन्फीरियर है, और ये वेक्टर भी इन्फीरियरली आ रहा है। ओके, तो ये भी इसके साथ कुछ ना कुछ अलाइनमेंट के अंदर है। तो लीड 3 को यहाँ पे अगर आप लोग एग्जामिन करें, लीड 3 को, यहाँ पे भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आप देखें ठीक-ठाक बना हुआ है। ओके, उसके बाद आ जाता है हम लोग एवीएफ को देखें। एवीएफ भी हमारे पास इन्फीरियर है, और इन्फीरियर हमारे पास इस वेक्टर के साथ अलाइनमेंट के अंदर है। और एवीएफ को आप लोग यहाँ इस इमेज के अंदर देखें तो यहाँ भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अच्छा सा बना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अच्छा सा ही बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं, एवीआर भी हो गई, एवीएफ भी हो गई, एवीएल हमारे पास किधर है? ये रही एवीएल। आप देखें ये लेटरल व्यू दे रही है, ये इतनी अच्छी है हमारे साथ, ये इतनी अच्छे तरीके से इसके साथ अलाइनमेंट के अंदर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ है। तो आइए देख लेते हैं एवीएल हमें क्या देती है। एवीएल को देखें तो यहाँ पे इसकी वेव देखें, छोटी बनी है, अच्छी नहीं बनी, क्योंकि मैंने आपको बताया वो ऊपर से देख रही है और वेक्टर नीचे को जा रहा है। तो दिस मेक्स सेंस, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस। एवीआर को देखें बिल्कुल ही अपोजिट, एवीएल भी ऊपर है, वेक्टर नीचे को आ रहा है, ये भी सही तरीके से नहीं डेवलप हुई। हर चीज़ सेंस मेक कर रही है अगर आप लोग इसको सही तरीके से समझें तो। अब बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 की। मैं आपको सोल बता देता हूँ, उसके साथ हम लोग देखते हैं ताकि मैं बार बार आगे पीछे ना करूँ इमेज को। 1 और 2 को देखें, ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट हैं। 3 4 को देखें, ये अलाइनमेंट के अंदर आई हुई। 3 तो बिल्कुल ही अलाइनमेंट के अंदर आई हुई है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें बिल्कुल अच्छा देखने को मिलेगा। 4 के अंदर उससे अच्छा। फिर हमारे पास V5 और V6 थोड़ा दूर चली गई हैं, और हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ओके, तो आइए देखते हैं। तो 1 और 2 को देखें, ये हमारे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर बन रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं बन रहा क्योंकि वो थोड़ा-सा दूर पड़ा हुआ है। V2 को देखें, वो पास है जिसकी वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स थोड़ा अच्छा बना। V3 बिल्कुल मैंने आपको कहा अलाइनमेंट के अंदर है, देखें कितनी बड़ी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनी। V4 को देखें, अब दूर जाना स्टार्ट हो गया, दोबारा से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स छोटा होने लग गया। V5 के अंदर और छोटा होने लग गया, और V6 के अंदर हमारे पास और छोटा होने लग गया। तो आप देख सकते हैं पहले छोटा फिर बड़ा, फिर V3 के अंदर मैक्सिमम, V4 के अंदर भी थोड़ा बहुत मैक्सिमम, V5 के अंदर थोड़ा कम, और V6 के अंदर कम होना स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी V1 2 3 4 जैसे ही वो वेक्टर से थोड़ा-थोड़ा दूर जा रही हैं, V1 और V2 दूर हैं, अच्छा नहीं बना। V3 V4 बिल्कुल करीब है, अच्छा बना। V5 और V6 हमारे पास दूर हैं, तो वो दोबारा से कम होना स्टार्ट हो गया। तो ये एवरीथिंग इज़ मेकिंग सेंस। ओके गाइस, तो ये मैंने आपको बिल्कुल देसी सा तरीका बता दिया है कि कैसे आपने ईसीजी को चेक करना है और कैसे आपने पिक करना है अपनी चीज़ों को। ईसीजी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा बुक से, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जुगाड़ करना सिखा दिया है कि कैसे आपने करना है थोड़ा बहुत। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी अब नॉर्मल फाइंडिंग्स की, जो कि हमें देखने को मिलेंगी जब हमारे पास इन्फेक्शन होगी। तो 2 किस्म के पैटर्न्स होते हैं, या तो हमारे पास पूरा का पूरा मसल ही तबाह हुआ होता है जिसको हम ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट ऑक्लूजन हुई होती है आर्टरी की, कोरोनरी आर्टरी जो हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे देखें पूरी की पूरी डेथ हुई हुई है इस टिश्यू की, पूरे के पूरे वेंट्रिकल को तबाह किया हुआ है इसने। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? एस टी एलिवेशन। यहाँ पे देखें पी वेव, उसके बाद क्या हुआ एस एस हमारे पास एलिवेट हो गई, और टी हमारे पास होती है आगे वेव ऊपर है। तो एस टी जो पोर्शन था उसकी एलिवेशन होगी। या हमें क्या देखने को मिलता है इस किस्म के एमआई के अंदर जो कि कंप्लीट होता है, जिसको हम ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन बोलते हैं, हमें क्यू वेव, पैथोलॉजिकल क्यू वेव मिलती है। क्यू वेव देखें बिल्कुल माइनर सी होती है, लेकिन कभी कभार अगर हमें एस टी एलिवेशन देखने को ना भी मिले तो हमें क्यू वेव एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, जिसको हम पैथोलॉजिकल क्यू वेव बोलते हैं। डीप गई होती है और थोड़ा सा फासला भी इसका ज़्यादा होता है।
ये नंबरिंग होती है, ये आप लोग देख सकते हैं मिली सेकंड कितने हैं, ये वो तमाम की तमाम डिटेल मैंने आपको बताया कि बहुत वास्ट टॉपिक है, आप इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ रिव्यू के लिए। उसके बाद हमारे पास एक और पैटर्न होता है जिसको हम सब एंडोथेलियल इन्फेक्शन बोलते हैं। सब एंडोथेलियल इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास कुछ टिश्यू डैमेज हुआ होता है और कुछ बच चुका होता है, क्योंकि पूरी की पूरी आर्टरी जो है वो क्लूड नहीं होती, कुछ कम एक्लूजन होती है, ओके, पार्शियल एक्लूजन होती है, या एक्लूजन हुई और बाद में उसी टाइम वो डिसॉल्व हो गया क्लूड। जैसे हम लोग ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक पढ़ेंगे उसके अंदर भी यही होता है। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, एस टी एलिवेशन नहीं बल्कि एस टी डिप्रेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए आप डिप्रेशन हुई हुई है, नॉर्मली यहाँ पे ऊपर आके ऐसे अलाइनमेंट होनी थी, लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन हुई है। यहाँ हमें टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलती है। टी वेव मैंने आपको बताया था ऐसे बनेगी, लेकिन यहाँ पे सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर टी वेव इन्वर्जन होगी, यानी कि टी वेव उल्टी बनेगी। तो ये तमाम की तमाम चेंजेस हमें देखने को मिल सकती हैं अपनी ईसीजी के ऊपर। अब ये जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी और जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इन तमाम की तमाम चीज़ों को हम लोगों ने एक जगह पे कलेक्ट कर लिया है, उसको हम समझ लेते हैं। तो गाइस जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, उनको अब हमने अप्लाई करना है और चीज़ों को देखना है कि कैसे एज अ क्लिनिशियन आपने चीज़ों को पिक करना है। जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उसके अंदर कैसे आपने आंसर को ठीक करना है। तो बेसिकली पूछा क्या जाता है, 3 ही सवाल होते हैं ईसीजी के रिलेटेड एमआई के अंदर जो पूछे जा सकते हैं। या तो वो आपको लीड बता सकता है कि लीड ये वाली हमें इसके अंदर एसटी एलिवेशन या क्यू वेव हमें देखने को मिली है, टी वेव इन्वर्जन देखने को मिली है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव जो भी मैंने आपको बताया, ट्रांसम्यूरल है या कौन सा टाइप ऑफ एमआई है, वो उस हिसाब से। तो चेंजेस आपको, या तो वो आपको बता सकता है कि इस लीड के अंदर हमें ये एबनॉर्मेलिटी देखने को मिली है, तो आपने बताना है कि कौन सी लोकेशन है हार्ट की जो कि जिसके अंदर इन्फेक्शन हुई है। ओके, या तो ये क्वेश्चन हो सकता है, या वो आपसे पूछ सकता है कौन सी ब्लड वेसल है जो इस एरिया को सप्लाई कर रही है और कौन सी ये आर्टरी की अक्लूजन हुई हुई है। ओके, तो किसी भी तरीके से पूछ ले आपने आंसर कर देना है, क्योंकि हम लोगों ने चीज़ों को देखा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है, अगर तो वो आपको कह देता है कि एबनॉर्मेलिटी है, एस टी एलिवेशन है V1 और V2 के अंदर। V1 और V2 हमारे पास किधर हैं, इस टेबल के अंदर हम लोगों ने बताया था कि ये सेप्टम की लीड्स हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें V1 और V2 हमें आगे से दिखा रही थी बिल्कुल इस पोर्शन को, जो कि सेप्टम था पूरा का पूरा। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि इट्स अ एंटीरोसेप्टल डिफेक्ट। ओके, एंटीरोसेप्टल बोल लें, सेप्टल डिफेक्ट बोल लें, तो हमें पता चल जाएगा ये सेप्टम का डिफेक्ट है। कौन सी आर्टरी इस जगह को सप्लाई कर रही थी, ये देखें यहाँ पे कहीं पे करके ये सेप्टम मौजूद होगा, क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, उनके दरमियान सेप्टम होता है। कौन सी आर्टरी है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी LAD। तो यहाँ पे ये एमसीक्यूज आपका पिक हो गया। 1-2 लीड के अंदर एबनॉर्मेलिटी, सेप्टम इज इफेक्टेड एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज इफेक्टेड। ओके, 3-4 के अंदर प्रॉब्लम है। 3-4 किस चीज़ को, एंटीरियर को शो कर रही थी, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट को। 3-4 कहाँ पे हैं, यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल एपेक्स के ऊपर बनी हुई है, ये एपेक्स को शो कर रही हैं। एपेक्स के ऊपर हमारे पास कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, वही वाली आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेकिन उसका डिस्टल पोर्शन। ओके, तो एंटीरो एपिकल एपेक्स के ऊपर है, बिल्कुल एंटीरियर है, तो एपिकल पोर्शन या एंटीरो एपिकल पोर्शन हमारे पास अफेक्टेड है। कौन सी आर्टरी है, अगेन LAD, डिस्टल LAD। ओके, LAD बोल रहे, डिस्टल LAD बोल रहे, आपको बताया दूर वाली चीज़ को डिस्टल बोल देते हैं। ओके, 5 और 6 लीड के अंदर एबनॉर्मेलिटी है, तो 5 और 6 लीड को देख लेते हैं। 5 और 6 ये हमारे पास लेटरल लीड्स हैं, और भी लेटरल लीड हैं 1 और AVL, लेकिन उनको अगर आप लोग देखें 1 और AVL को, तो ये हमें क्या दिखा रही हैं, ये थोड़ा ज़्यादा लेटरल दिखा रही हैं, लेकिन 5 और 6 हमारे पास एंटीरियर लेटरल दिखा रही हैं। हो गए, थोड़ी सी एंटीरियर है, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिल्कुल प्रिसाइजली, आप लोकेशन को एक्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारे पास इन्फेक्शन हुई है। और 5 और 6 के अंदर अगर प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं एंटीरियर लेटरल पोर्शन के अंदर प्रॉब्लम है, और यहाँ पे कौन सी आर्टरी हमारे पास सप्लाई दे रही है। ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ ना कुछ सप्लाई आ रही है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से, कुछ ना कुछ यहाँ पे ये वो सप्लाई कर रही है क्योंकि ये लेटर पोर्शन बन रहा है, और कुछ हमारे पास इसी की एक ब्रांच, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच जिसको हम लोगों ने बोला था जो पीछे को जा रही थी, ये लेटर पोर्शन को सप्लाई कर रही थी, इसका नाम था लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ओके, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी असल में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो लेटरल के वाले से पूछा जाता है। अगर एंटीरो लेटरल पूछा जाए तो LAD ऑप्शन हो वो भी करेक्ट होगा, सर्कमफ्लेक्स हो वो भी करेक्ट होगा। ओके, तो उसके अलावा हमें क्या देख सकते हैं, हमें कह सकता है कि लीड 1 और AVL को देखें, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी है। लीड 1 और AVL की बात कर लेते हैं। लीड 1 और AVL भी मैंने आपको बताया लेटरल है। ट्रू लेटरल वाल जो अगर आपने देखनी हो तो वो लीड 1 और AVL ही दिखाती हैं। 5 और 6 आपको एंटीरियर लेटरल दिखाती हैं। ओके, आप समझ रहे हैं ना। तो ट्रू लेटरल जो होंगी वो हमारे पास लीड 1 और AVL होंगी। कौन सी सप्लाई कर रही है आर्टरी, मैंने आपको बताया था लेटरल इज इक्वल टू लेफ्ट लेटरल, और लेफ्ट लेटरल हमें सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो कि ब्रांच है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, वो सप्लाई कर रही है।
तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। अब अगली हमारे पास क्या दे सकते हैं, लीड 2, 3 और AVF। 2, 3 और AVF यहाँ पे देखें इन्फीरियर पोर्शन को अगर आप लोग इस इमेज के अंदर भी देखें, ये 3, ये AVF और ये 2 इन्फीरियर पोर्शन को सप्लाई कर रही हैं। ओके, तो इन्फीरियर पोर्शन को जो सप्लाई कर रही है आर्टरी, उसको हमने बोला था PDA या पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो कि ब्रांच थी राइट कोरोनरी आर्टरी की। राइट कोरोनरी आर्टरी जब पीछे को चली जाती है तो PDA बन जाता है। यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, अगर तो वो लेफ्ट डोमिनेंट कह देता है तो उसका मतलब होगा ये आर्टरी सर्कमफ्लेक्स से निकल रही है, तो आंसर क्या होगा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ओके, PDA हमारे पास कहाँ से निकल रही है, राइट कोरोनरी आर्टरी से, तो आंसर क्या होगा, राइट कोरोनरी आर्टरी इन राइट डोमिनेंट पीपल, जो कि मोस्टली होते हैं। अगर तो लेफ्ट का केस दे देता है तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लास्ट पे हमारे पास या वो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी लिख सकता है, तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लिखते हैं, या वो RC है या राइट कोरोनरी आर्टरी लिखते हैं, तो एक ही बात है क्योंकि वो उसी की शाख है। उसके बाद लास्टली हमारे पास है, अगर तो हमें 7 और 9 वेव्स के अंदर एबनॉर्मैलिटी देखने को मिले, 7 और 9 वेव हमारे पास 12 लीड ECG के अंदर देखने को नहीं मिलती, उसके लिए हमें एक खास इलेक्ट्रोड, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड डालना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें लीड देखने को मिलती है। तो हम पिन पॉइंट कैसे कर सकते हैं कि पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर एबनॉर्मैलिटी है, तो हम देख सकते हैं ST डिप्रेशन इन लीड 1 एंड 1, 2, 3 विद टॉल आर वेव। ये पैटर्न अगर शो होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर एबनॉर्मैलिटी है, और हम लोग नया इलेक्ट्रोड डाल सकते हैं, और नए इलेक्ट्रोड से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि है कि नहीं है। और लीड 5 और लीड 7 से 9 हमारे पास नई लीड्स मशीन हमें प्रोवाइड करेगी, जिसके अंदर ST एलिवेशन देखने को मिलेगी। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि आप देखें लीड 1, 2, 3 इनके अंदर डिप्रेशन क्यों हुई, क्योंकि लीड 1, 2, 3 हमारे पास एंटीरियर साइड पे थी। यहाँ पे अगर आप लोग देखें सेप्टम के ऊपर 1, 2 और 3 ये तमाम की तमाम एंटीरियर साइड पे थी। इनके अंदर अगर प्रॉब्लम होगी तो एंटीरियर साइड के अंदर प्रॉब्लम होगी, और हमें क्या देखने को मिलेगा, ST एलिवेशन। लेकिन अब प्रॉब्लम पोस्टीरियर साइड पे है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पोस्टीरियर साइड पे जा रही है, यानी कि इन वेव्स की तरफ नहीं आ रही, इन इलेक्ट्रोड्स की तरफ नहीं आ रही, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ST डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। आई होप दिस मेक सेंस। ओके, तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप किसी भी तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेटरल साइड का आपने याद रखना है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इन्फीरियर साइड का याद रखना है, राइट कोरोनरी आर्टरी या पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ओके, या आपने याद रखना है एंटीरियर साइड का, एंटीरियर साइड पे क्या होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ओके, या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, तो मेनली हमारे पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। या वो सेप्टम का पूछ सकता है, तो सेप्टम के अंदर भी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ही होती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने आर्टिस्ट के नाम लिखे हुए हैं एब्रीवेशंस के हवाले से, तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं अगर आपको समझना हो। खुद समझें चीज़ों को, आपको आसानी से समझ आएंगी। लास्टली हम लोगों ने जैसे आपको बताया था कि कार्डियक मार्कर्स हमारे पास चेंज होंगे MI के अंदर। तो दो मेन कार्डियक मार्कर्स हैं, बहुत सारे होते हैं, दो मेन हैं जो कि हम लोग रिपोर्टिस के अंदर यूज़ करते हैं। एक ट्रोपोनिन 1 होता है और एक CK-MB होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। हम लोग जो मोस्टली करते हैं वो ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन बड़ा होता है तो हम लोग बोल देते हैं कि कार्डियक मार्कर्स इंक्रीज़ हैं, MI हो सकता है। ओके, इसके अलावा CK-MB होता है। CK-MB भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली यूज़ क्या करते हैं, ट्रोपोनिन ही यूज़ करते हैं। CK-MB की ज़रूरत कब पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ। कई केस आपको दे देता है कि MI हुआ, कौन सा कार्डियक मार्कर आपने देखना है, तो आपने बोलना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रोपोनिन 1। लेकिन ट्रोपोनिन 1 को इंक्रीज़ होने में हमारे पास 24 आवर से 48 आवर लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें 24 आवर में उसकी पीक होती है। ऑलमोस्ट 8 दिन तक पोस्ट MI उसकी हमारे पास एलिवेशन ही रहती है। उसका ग्राफ थोड़ा थोड़ा कम होता है, होता बिल्कुल नॉर्मल पे आता है, उसको टाइम लगता है, 8 से 9 डेज़ लगते हैं। ओके, जबकि CK-MB जो हमारे पास है वो उसको दोबारा से नॉर्मलाइज़ होने में इतना टाइम नहीं लगता, 2 से 3 दिन के अंदर ही वो नॉर्मल लेवल के ऊपर आ जाता है। तो अब पेशेंट है जिसको डे फर्स्ट के ऊपर MI हुआ, अब 3-4 डे के ऊपर दोबारा से ECG की गई, दोबारा से अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिली, दोबारा से एंजाइना एट्रस देखने को मिला। अब हम क्या ट्रोपोनिन देख सकते हैं, नहीं, ट्रोपोनिन तो ऑलरेडी पिछले MI की वजह से बढ़ा हुआ है, तो हम लोग कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, CK-MB। तो केस आपको दे सकता है कि आप पेशेंट विद रिकरेंट MI, तो कौन सा टेस्ट करेंगे, CK-MB का। यही इसके अंदर हिट पॉइंट है। ओके, आई होप दिस लेक्चर मेक सेंस। मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं डाले क्योंकि वो हम सेपरेट देखेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। यू गोट मैनी थिंग्स, और आपको इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, मज़ीद से मज़ीद आपको MCQs करने चाहिए, चीज़ें मज़ीद मेक सेंस करेंगी, और अपनी ECG को लाजमी बुक से या कहीं से मज़ीद आपने डिटेल के साथ पढ़ना है। थैंक यू।